तो नाउ इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एल्कीन्स। अब एल्कीन्स को हम यहाँ पे बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट आपका होता है। तो मेरे पास एक एल्कीन है, तो इसका जो जनरल स्ट्रक्चर हम दिखाते हैं, या जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो मैंने आपको पहले ही बोला CnH2n, राइट, ये इनका जनरल क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, तो जैसे मेरे पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन के पास वैलेंसी 4 है तो 2 और बॉन्ड्स बनाएगा, तो इसको हम जनरल रिप्रेजेंटेशन में ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, और कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होती है, 3 यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स यानी कि स्टेरिक नंबर 3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 हो जाएगी, और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। ना अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की, जो मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो ये हमारे पास यहाँ पे एल्कीन्स में एक्सपेरिमेंटली जो देखी गई है दैट इज 134 पिकोमीटर के बराबर ये होती है। और जो मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी है, कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी, दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी इज अप्रोक्सीमेटली 146 कैलोरीज पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, राइट। सो दिस इज योर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एनर्जी। नाउ यहाँ पे हमारे पास क्योंकि ज्योमेट्री क्या है, यहाँ पे ट्राइगोनल प्लेनर है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल, यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होगा दैट विल बी हाउ मच, 120 डिग्रीज। तो ये थे मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, राइट। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स को एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज एल्केन्स की, लाइक एल्केन्स आर कलरलेस एंड ओडरलेस। ठीक है, ना इनका कोई कलर होता है, ना इनका कोई स्मेल होती है। दे आर नॉन पोलर, राइट, एंड हेंस नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो ये भी हमारे पास नॉन पोलर होते हैं और वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, राइट, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेंजीन और कार्बन टेट्रा क्लोराइड आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, जो कि हमारे पास क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। तो क्योंकि एल्कीन्स भी नॉन पोलर है, तो नॉन लाइक जो है लाइक में डिसॉल्व करता है, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में लाइक बेंजीन एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड में सॉल्युबल होगी, जबकि वाटर में इनसॉल्युबल होगी। बात करते हैं इनकी बॉइलिंग पॉइंट्स की, तो अगेन लाइक एल्कीन्स बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है, बट विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, हम यहाँ पे बोल सकते हैं। और जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज करेगी, मॉलिक्यूलर ये बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है, एक मेरे पास ये एल्कीन है, एक मेरे पास यहीं पे CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, राइट। ये मेरे पास 2 एल्कीन्स है। अगर मैं आपको इनको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछूं इन दोनों में से, तो आप क्या बोलोगे कि ब्रांचिंग जिसकी ज्यादा होगी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, राइट। तो मेरे पास जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मेरे पास फर्स्ट एल्कीन का ज्यादा होगा कंपेयर टू सेकेंड एल्कीन। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस दिखाती हैं, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, जिसको हम EAR बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ये शो करती है। उसके अलावा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शंस यहाँ पे शो करती है। देन यहाँ पे ओजोनोलाइसिस शो करती है। ये मैं सारी आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा, इनका मैकेनिज्म भी बताऊंगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शंस ये शो करती है, जिसको हम फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये हमारे पास एल्कीन्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, इस पर हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड ओजोनोलाइसिस इनको यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। अब मेरे पास सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है, इसका मैं आपको यहाँ पे मैकेनिज्म बता देता हूँ। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आपको पता है कि ये मेरे पास एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ऐसा एक, ये हमारे पास रिएक्टेंट है। जब भी रिएक्शन होती है एक रिएक्टेंट होता है, रिएजेंट होता है, राइट। ये दोनों रिएक्ट करके आपका यहाँ पे प्रोडक्ट देते हैं। ये आपकी जनरल यहाँ पे क्या होती है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक रिएक्शन की। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक एल्कीन है जो रिएक्टेंट का काम कर रही है, रिएजेंट है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है, न्यूक्लियोफाइल भी है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी है। तो यहाँ पे होता ये है कि जब हमारे पास एल्कीन किसी ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्ट करती है जिसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होता है, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होता है, तो जो एल्कीन है इसमें हमारे पास यहाँ पे पाई बॉन्ड है। ये बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या करता है, ये दोनों में से एक कार्बन की तरफ ब्रेक करता है। तो यहाँ पे मेरे पास ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उठेगा। मान लीजिए ये इस कार्बन के ऊपर क्या हो गया, ब्रेक हो गया। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा का पूरा उठ के इस कार्बन के ऊपर चला गया, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ये होगा कि जो मेरे पास ये वाला कार्बन है, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा।
और ये वाला कार्बन जो मेरे पास है इस पे क्या आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन जो है उसको चला गया, उस वाले कार्बन के पास चला गया। अब यहाँ पे जो पहला स्टेप यहाँ पे मेरे पास है, उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिएक्शन में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में मेरे पास जो इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पर अटैक करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इधर आके लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इधर आके लग जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको नहीं दिखाता हूँ, यहाँ से दिखाता हूँ। तो इलेक्ट्रोफाइल आके इस वाले कार्बन पर अटैच हो जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ जाएगा। अब न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास अब क्या होगा, जो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बचा है, न्यूक्लियोफाइल जाएगा और इस वाले सेंटर पर अटैक करेगा, बट यहाँ से अटैक करेगा नहीं है। क्यों नहीं करेगा, रीजन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोफाइल है, तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हिंड्रेंस आएगी अटैक करने में, अटैकिंग रीजन को। तो न्यूक्लियोफाइल जो है मेरे पास, तो जो मेरे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है ये क्या करेगा, ऊपर से अटैक कर देगा इस पे। तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर देगा और यहाँ से अटैक कर देगा, तो मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग जाएगा। अब जो मेरे पास ये वाली रिएक्शन है, ये वाला स्टेप है जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट स्टेप, और जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ इसको बोलते हैं सेकंड स्टेप। अब जो फर्स्ट स्टेप है आपका स्लोएस्ट स्टेप होता है, और स्लोएस्ट स्टेप ही आपकी रिएक्शन में जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है उसमें RDS होता है। RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और सेकंड स्टेप जो आपका यहाँ पे होगा दैट विल बी फास्ट स्टेप। तो जो हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप है उसके लिए आप रेट डिफाइन करते हो, तो रेट is defined for the slowest step। ये मैंने आपको इक्विलिब्रियम में भी समझाया था, और ये आप आगे चल के केमिकल काइनेटिक्स 12th में भी पढ़ोगे कि रेट जो है दैट इज डिफाइंड फॉर स्लोएस्ट स्टेप एंड दैट स्टेप इज योर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसके लिए अगर मैं रेट लिखूं दैट विल बी कि रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपका यहाँ पे एल्कीन है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ जो यहाँ पे ऐड हुआ है दैट इज इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, दोनों की पावर यहाँ पे क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो रेट जो मेरे पास है दैट विल बी इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहाँ पे एल्कीन है, इनटू में इलेक्ट्रोफाइल की कंसंट्रेशन, दोनों की पावर 1 है। तो इस रिएक्शन का यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। राइट, इस रिएक्शन का यहाँ पे ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो कि एक 2 स्टेप रिएक्शन है, जिससे पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होता है, और डिटरमाइनिंग स्टेप जो यहाँ पे हमारे पास होता है दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, राइट, दैट इज एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटाइन। ठीक है, ये आपका क्या बना है यहाँ पे, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन। अब इस कार्बोकैटाइन की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो रिएक्शन आपको ऐसे करानी है कि कार्बोकैटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल हो। मान लीजिए कि यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन होता इस रिएक्शन में, वो मेरे पास कुछ ऐसा होता। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कार्बोकैटाइन ऐसा होता, तो ये मेरे पास क्या है, 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अगर मेरे पास यहाँ पे कार्बोकैटाइन ऐसा होता, ये क्या है, मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा है। ये मेरे पास अगर ये मान लीजिए, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे पास ये कार्बोकैटाइन है, ये मेरे पास यहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अगर मैं यहाँ पे स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती 2 डिग्री से, उससे ज्यादा हो जाती 1 डिग्री की। ये मैंने आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी बताया था। तो अगर आपकी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटाइन बन रहा है और वो 1 डिग्री है, राइट, और वो 1 डिग्री है, और आपके पास पॉसिबिलिटी है कि उस 1 डिग्री को आप 2 डिग्री बना सकते हो या 3 डिग्री बना सकते हो, तो उस केस में जो कार्बोकैटाइन है वो खुद को रीअरेंज करता है फ्रॉम 1 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखना कि कार्बोकैटाइन रीअरेंज
इटसेल्फ फ्रॉम 1 डिग्री अगर है तो वो 2 डिग्री बनने की कोशिश करेगा, 2 डिग्री है तो 3 डिग्री बनने की कोशिश करेगा। तो ये हमारे पास कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कहलाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन है मान लीजिए, राइट, दिस इज अ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन मेरे पास क्या है, कार्बोकैटायन यहाँ पे 1 डिग्री है, तो कार्बोकैटायन 1 डिग्री की जगह 2 डिग्री होता तो ये रीअरेंज करता खुद को, और रीअरेंजिंग का मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होता, वो ये है कि मेरे पास यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे मेरे पास दूसरे वाले कार्बन पे ये ऐसा है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो रीअरेंजमेंट यहाँ पे ऐसे होता कि ये क्या करता है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे लीव कर जाता, ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके यहाँ से निकल जाता और इस पे H माइनस बन जाता है, क्योंकि इसने इसका भी इलेक्ट्रॉन लिया तो ये H माइनस बन जाता, ये H माइनस आके इस वाले CH2 पे लग जाता, अपना इलेक्ट्रॉन जो है किसको देता, CH2 को, तो ये हमारे पास न्यूट्रल हो जाता है ये वाला ग्रुप। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका निकल गया, हाइड्रोजन ने ले लिया, और यहाँ पे मेरे पास CH3 बन जाता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन गया, ये बन गया मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। तो ये था मेरे पास यहाँ पे 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये बन गया मेरे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन। इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। 1 डिग्री से 2 डिग्री में शिफ्ट हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास यहाँ पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। अब 2 डिग्री कार्बोकैटायन की टेंडेंसी है कि वो क्या करे, रीअरेंज करके 3 डिग्री में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है इस वाले कार्बन के साथ, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे क्या कर जाता, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके यहाँ से लीव कर जाता और इस वाले कार्बन पे जाके लग जाता, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या हो जाता, यहाँ से ये होता कि CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन पेयर लिया अपने साथ तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, ये फिर ये हाइड्रोजन जो हमारे पास हाइड्राइड एनाइन है ये जाके इस वाले CH पे लग जाता, राइट, इस ये हमारे पास CH2 हो जाता और ये CH3 हो जाता। तो ये था हमारे पास 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो यहाँ पे मेरे पास बन गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होती है। तो ये आपको पता है। तो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। यहीं पे मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, मान लीजिए मेरा कार्बोकैटायन ऐसा होता CH3 CH2 CH3 CH CH3, ठीक है, ये मेरे पास कार्बोकैटायन होता। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे नॉर्मल CH था, फिर यहाँ पे मेरे पास CH2, यहाँ पे मेरे पास CH2, ये हमारे पास है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब हम इसको रीअरेंज करके 2 डिग्री बनाएंगे और 2 डिग्री से हम इसको 3 डिग्री भी बना सकते हैं। अब आप देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला जो हाइड्रोजन है यहाँ से लीव कर जाएगा, लीव करेगा तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH, ऊपर CH3, यहाँ पे CH, यहाँ पे हमारे पास CH प्लस आएगा और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। फिर ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट किया जा सकता है, ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये CH2 बन जाएगा, ये CH3। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 1 डिग्री कार्बोकैटायन से रीअरेंज होकर 2 डिग्री कार्बोकैटायन इसने बनाया, फिर इसने 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकैटायन यहाँ पे बनाया। तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है। कोई भी आपकी रिएक्शन होगी उसमें कार्बोकैटायन अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है और पॉसिबिलिटी है कि वो खुद को रीअरेंज करके आपका 2 डिग्री या 3 डिग्री बनाएगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन में होता है। इसको हम बोलते हैं कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। अब ये था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब हम यहाँ पे डिफरेंट रिएक्शंस जो शो करते हैं वो देखते हैं। तो पहले हमारे पास है एडिशन ऑफ डाइहाइड्रोजन या एडिशन ऑफ H2। तो मेरे पास एक एल्कीन है, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे एक एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूँ। अब हाइड्रोजन में मेरे पास क्या है, H2 है, तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन में एक
हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो H+ होगा, एक H- होगा, इसमें इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट भी होगा और इसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट भी होगा। ये H+ है, H- है। तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्शन कौन सी होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। पहले यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड ब्रेक होगा एक कार्बन की तरफ, जिस कार्बन पे ब्रेक होगा उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब पहले यहाँ पे H+ जो है ये क्या होगा, नेगेटिव हमारे इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे अटैक करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल है। फिर मेरे पास H- है तो ये यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, तो यहाँ पे मेरे पास अगेन H- अवेलेबल है, तो ये जाके इस पे अटैक कर देगा, ये हाइड्रोजन जाके इस पे अटैक कर देगा, हाइड्राइड एनाइन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली मेरे पास एक हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन इधर आएगा, और ये मेरा यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा दिखा देता हूँ। तो इस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में यहाँ पे मेरे पास एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इधर जुड़ जाएगा। ये मेरा फाइनल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन से बनने वाला प्रोडक्ट यहाँ पे होगा। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास अंडर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आता है एडिशन ऑफ हैलोजन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, मेरे पास ये एक एल्कीन है, इसमें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे डाई हैलोजन की रिएक्शन कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो मेरे पास यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे है वो यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक हैलोजन इधर लगेगा, एक हैलोजन इधर लगेगा, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एंटी एडिशन। एंटी एडिशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे दो हैलोजन ग्रुप्स लगे हैं, एक यहाँ पे इस साइड पे लगा है, एक यहाँ पे नीचे वाली साइड पे लगा है। अगर ये दोनों सेम साइड पे लगते, ये भी इधर लगता है, ये भी इधर लगता है, इसको सेम एडिशन बोलते हैं। यहाँ पे एक हैलोजन इधर लगा है, एक इधर लगा है, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। अब यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ है, एंटी एडिशन हुआ है। सो दिस इज योर एंटी एडिशन प्रोडक्ट। अब यहाँ पे इसका मैकेनिज्म आप देखो कि ये कैसे होता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था इसका मैकेनिज्म, तो इसका मैकेनिज्म थोड़ा सा डिफरेंट है इससे। वो कैसे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, एल्कीन है। इस एल्कीन में क्या होगा, H2 की रिएक्शन होगी कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास ये मेरे पास हैलोजन है, ऐसे बॉन्डेड है। यहाँ पे मेरे पास पहले तो इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ये ब्रेक करेगा एक कार्बन पे। अब जिस कार्बन पे ब्रेक करेगा उस पे जाके हैलोजन जाके जुड़ जाएगा। ये मैं अब डायरेक्टली आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए हैलोजन ने यहाँ से अटैक मार दिया इस कार्बन पे, राइट, यहाँ पे हैलोजन जुड़ गया। उसके बाद क्या होगा, इस हैलोजन के पास यहाँ पे लोन पेयर्स है। अब ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रो डेफिशिएंट है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स उठा के इसको डोनेट कर देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको जाके डोनेट कर देगा, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ये और ये ऐसे बॉन्डेड होंगे। इसको हम यहाँ पे बोलते हैं आपका साइक्लोहेलोनियम आइन, और इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को साइक्लोहेलोनियम आइन, इसको हम बोलते हैं साइक्लोहेलोनियम आइन। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास X- है, इसका दूसरा पार्ट, राइट, X- है। ये X- क्या करेगा, ये यहाँ से इस पे अटैक कर देगा। जब ये इस पे अटैक कर देगा तो ये वाला बॉन्ड जो है ये फिर से यहाँ पे ऐसे ब्रेक हो जाएगा। फाइनली मेरा यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। ये हैलोजन इधर से आएगा, ये वाला मेरे पास ऑलरेडी ऐसे था, तो ये वाला जो हमारे पास हैलाइड आयन है ये अपना लोन पेयर फिर से ले लेगा, ये फिर से अपना नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बना है, इस पे दो हैलोजन जो है वो अपोजिट साइड पे है, इसको बोलते हैं हम एंटी एडिशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आप ध्यान रखोगे। इसके बाद यहाँ पे हैलोजन हाइड्रोजन हैलाइड HX का एडिशन है।
राइट। ये भी हमारे पास तीसरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आती है, इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, दैट इज HX। अब यहाँ पे हमारे पास HX का एडिशन दो तरीके से हो सकता है, या तो एल्कीन सिमेट्रिक होगी या फिर एसिमेट्रिक होगी। अब सिमेट्रिक एल्कीन है तो यहाँ पे HX का एडिशन होगा, ठीक है। हमारे पास सिमेट्रिक एल्कीन है तो इसमें हमारे पास HX का एडिशन होगा। अब ये हमारे पास रिएक्शन जो होती है इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज करनी, मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे एक और चीज आप याद रखोगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में हम यहाँ पे करते हैं CCl4। तो इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 अगेन ये रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे भी आप अब बाई डिफॉल्ट याद रखना कि यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो जो मेरे पास ये रिएक्शन है इसमें भी अगेन क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल प्रोडक्ट की यहाँ पे मेरे पास ये बनेगा। मैकेनिज्म आपको उसका ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, H प्लस है, X माइनस है, ये इधर ब्रेक हो जाएगा, इधर ब्रेक हो जाएगा। मैंने इस कार्बन पे ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास CH2 माइनस और यहाँ पे CH2 प्लस, और इस CH2 माइनस पे जाके पहले इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे क्या करेगा, इस पे हमारे पास ये इलेक्ट्रोफाइल पहले यहाँ से अटैक मार देगा। किस पे मार देगा अटैक, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H प्लस है तो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन यहाँ पे पहले होगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल आके इससे जुड़ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल इससे जुड़ जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे CH2 प्लस बचेगा। अब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, राइट। न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, यहाँ पे X माइनस है, ये X माइनस आके इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 X बना है, CH3 CH2 X फाइनल प्रोडक्ट बना है, मैंने यहाँ पे दिखा है। तो ये हमारे पास था सिमेट्रिक एल्कीन में एडिशन ऑफ HX इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो ये तो आपको ऑलरेडी मैंने बताया ऊपर ही कि ये कैसे होगा, राइट। जो भी एजेंट है इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव वाला पार्ट आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल। पहले इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन करा दो फिर न्यूक्लियोफाइल, ये तो सिमेट्रिक एल्कीन की बात होगी। अब बात करते हैं हम अब यहाँ पे एक और चीज कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होगा, मतलब जो मेरे पास HX है, अगर ये मेरे पास HI होता है या मेरे पास फिर HBr होता, मेरे पास HCl होता या मेरे पास HF होता, तो कौन सा रिएजेंट लेने से मेरी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा मिलती, मतलब ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होती, तो वो होता मेरे पास HI के साथ सबसे ज्यादा रिएक्शन होती। उसके बाद रिएक्टिविटी मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन जो है मेरे पास HBr में ज्यादा होती, फिर HCl में, फिर HF में। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आप जनरली यहाँ पे ध्यान रखोगे। उसके बाद यहाँ पे अगर ये एल्कीन सिमेट्रिक ना होके एसिमेट्रिक होती, यहाँ पे डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे होता, तो आप क्या करते, तो यहाँ पे हमारे पास क्या करते हैं, हम कार्बोकैटाइन बनाते हैं और कार्बोकैटाइन को हम यहाँ पे रीअरेंज करते हैं, और जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटाइन होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाते हैं, और इसी को हम लेटर ऑन फिर बोलते हैं मार्को-निको रूल। असल में कोई रूल नहीं है, ये सिंपल मैं आपको बोलूंगा, मेरे पास ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप यहाँ भी तोड़ सकते हो, आप पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को यहाँ भी तोड़ सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे तोड़ोगे। जैसे मैंने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ब्रेक किया राइट साइड वाले कार्बन पे, तो यहाँ पे कार्बोकैटाइन बन गया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, CH2 माइनस बन गया। और CH2 माइनस पे फिलहाल मैं इसको क्या करता हूँ, हाँ CH2 माइनस पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा H प्लस, तो यहाँ पे CH3 बनेगा, एक कार्बोकैटाइन यहाँ पे ये भी बनेगा CH3 CH2 प्लस। मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस वाले कार्बन पे ब्रेक कर दिया, ठीक है। इस पे नेगेटिव चार्ज आया, पहले इलेक्ट्रोफाइल आके इस पे ऐड हुआ, तो यहाँ पे CH3 CH2 माइनस और CH2 प्लस ये बन गया, ठीक है। तो ये मेरे पास थे दो तरीके कार्बोकैटाइन बनाने के। अब आप खुद बोलो दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। ये वाला कार्बोकैटाइन हमारे पास क्या है, ये वाला कार्बोकैटाइन यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकैटाइन है, ये मेरे पास 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। अब 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है तो ये प्रोडक्ट मेरे पास ज्यादा स्टेबल होगा इस प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे मैं फाइनली जब यहाँ पे क्या करूंगा, X माइनस दैट इज न्यूक्लियोफाइल, दैट इज योर सेकंड स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन, ये ऐड करूंगा, तो ये मेरे पास CH3 CH और ये X और यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 CH2 X। अब यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा, ये बनेगा बनेंगे यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट, बट यहाँ पे ज्यादा मेजॉरिटी अमाउंट में वो प्रोडक्ट बनेगा जिसमें कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना है वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो हमारे पास ऑब्वियस सी बात है कि 2 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट, ये बनेगा माइनर प्रोडक्ट, और इसी रूल को हम यहाँ पे बोलते हैं मार्को-निको रूल, जो हमें ये बोलता है कि जब हमारे पास सिमेट्रिक एल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है तो नेगेटिव पार्ट ऑफ
नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, अब रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट है वो हमारे पास क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा, इज एडेड टू दैट कार्बन विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट उस कार्बोकेटाइन पे या उस कार्बन पे अटैच होगा जिसपे मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे। आप खुद देख लो, इस वाले में 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वाले में 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे दो तरफ से लग रही है। यहाँ हमारे पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसा बोल सकते हैं। यहाँ फिर ये बोल सकते हैं कि ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है, ये कम स्टेबल है, राइट। तो ये हमारे पास मार्को-निको रूल बोलता है विच हैज मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, या हम यहाँ पे बोल सकते हैं और विच इज मोर स्टेबल। तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा जहां का कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा और वो हमारे पास मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। तो ये वाला हमारे पास जो है ये मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि यही बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि यही आपका बनेगा, ये भी बनेगा बट ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, तो इसको हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं हम माइनर प्रोडक्ट। सो दैट वाज योर एसिमेट्रिक एल्कीन में अगर आपका HX का एडिशन हो इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कैसे आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराओगे, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। उसके बाद ये भी मैंने आपको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट बता दिया। फिर हमारे पास आता है एंटी मार्को-निको रूल। ये था हमारे पास HX का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। बट अगर हमारे पास यहाँ पे HX का आप एडिशन करा दो इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट लाइक H2O2 दैट इज पेरोक्साइड, या फिर आप बेंजोइल पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दो, जो हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है और ये मेरे पास नॉर्मल H2O2 पेरोक्साइड है। तो इनकी प्रेजेंस में अगर आप HX की रिएक्शन करा दो तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारे पास कौन सा, जो मार्को-निकोव रूल है उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास अगेन CH3 CH प्लस एक तो ये कार्बोकेटाइन बनता और यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 प्लस ये कार्बोकेटाइन बनता। अब यहाँ से मेरे पास क्या बन जाता, CH3 CH और यहाँ पे मेरे पास ये बन जाता, और इस वाले से मेरा जो प्रोडक्ट बनता CH3 CH2 X। अब एज पर मार्को-निकोव रूल अगर ये रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होती तो यहाँ पे ये मेजर प्रोडक्ट होता, ये माइनर प्रोडक्ट होता। बट जब आप यहाँ पे सॉल्वेंट आप पेरोक्साइड लेते हो तो यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट इज ये वाला प्रोडक्ट आपका यहाँ पे माइनर हो जाएगा, ये आपका मेजर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कम स्टेबल कार्बोकेटाइन से बनने वाला प्रोडक्ट है वो मेजर हो जाएगा और जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वो माइनर प्रोडक्ट देगा। तो यहाँ पे एंटी मार्को-निको रूल को आप लिख सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पे मार्को-निको रूल में क्या लिखा था, मार्को-निको रूल में हमने यहाँ पे लिखा था नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट इज अटैच्ड टू दैट कार्बन जिसमें मोर अल्फा हाइड्रोजन होंगे या जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट है, नेगेटिव part of reagent is attached or added to that carbon which has less number of alpha hydrogen or which is less stable कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास है एंटी मार्को-निको रूल, सिंपली ये हमारे पास बोलता है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आता है। ये भी अगेन क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। जैसे मैंने ये एल्कीन ली है, इसकी H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई है। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास जो बनेगा दैट विल बी, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास CH3, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, CH3 CH2OSO3H ये बनेगा। इसका मैकेनिज्म अगेन थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन आप देखोगे तो वो कुछ ऐसा होगा। मेरे पास यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, यहाँ पे मेरे पास H2SO4 है। अब H2SO4 में मेरे पास H प्लस और SO3H माइनस है। आपको स्ट्रक्चर इसका पता है, ये ऐसा होता है H2SO4,
तो H2SO4 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक H प्लस निकल जाएगा, तो ये माइनस बनेगा, ये हमारे पास प्लस बनेगा, ये चीज़ होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड पहले ब्रेक करेगा, ठीक है, ये मान लीजिए इधर ब्रेक हो गया। इसके बाद यहाँ पे CH2 और जो हमारे पास ये CH2 माइनस बनेगा, ठीक है। अब CH2 माइनस और CH2 प्लस यहाँ पे बन जाएगा। जो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ब्रेक हुआ है वो इस वाले कार्बन के पे ब्रेक हुआ है, तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल है। पहले आप करते हो यहाँ पे किसका एडिशन, पहले आप यहाँ पे कर देते हो इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन, दैट इज H प्लस का, तो H प्लस आके इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, तो H प्लस इससे जुड़ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास CH2 प्लस और यहाँ पे CH3 बन जाएगा। यहाँ इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि CH3 या CH2 है, वन एंड द सेम थिंग। अब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मेरे पास यहाँ पे जो CH3 CH2 प्लस है, यहाँ पे मेरे पास न्यूक्लियोफाइल है, दैट इज SO3H माइनस, ये जाके इस वाले कार्बोकैटायन पे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2, ये असल में कैसा है, ये असल में हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास OSO3H है, OSO3H ना कि SO3H, तो दिस इज OSO3H, ये हमारे पास OSO3H है। तो ये OSO3H इससे ऐसे जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाइनली क्या बनेगा, CH3 CH2 OSO3H। तो ये मेरे पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म से। फिर मेरे पास यहाँ पे आ जाता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर का जो एडिशन होगा, यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास अगर ये रिएक्टेंट ये है, तो यहाँ पे मेरे पास CH3 यहाँ पे ये बनेगा और यहाँ पे मेरे पास ये भी बनेगा, बट ये मेरे पास क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, और ये मेरे पास माइनर प्रोडक्ट होगा एज पर मार्को-निको रूल। तो मेरे पास इसका मैकेनिज्म में भी मैं आपको समझा देता हूँ, एक सेकेंड। जैसे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, H2O और डाइल्यूट H2SO4 है। तो पहली बात मेरे पास यहाँ पे H2O है और मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट है तो ये H प्लस देगा, राइट। और मेरे पास यहाँ पे वाटर का क्या है, वाटर का यहाँ पे मेरे पास H2O भी है, तो वो हमारे पास बेस का काम करेगा, वो OH माइनस देगा। तो यहाँ पे H प्लस एक तो वाटर से आ रहा है और दूसरा हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड से आ रहा है, और मेरे पास यहाँ पे OH माइनस भी प्रेजेंट है रिएक्शन में। तो पहले यहाँ पे इसको इधर तोड़ दिया, कार्बोकैटायन बना, इस पे यहाँ पे H प्लस का एडिशन हुआ, ये मैं आप डायरेक्टली कर रहा हूँ, तो यहाँ पे CH3 बना। फिर मेरे पास यहाँ पे कार्बोकैटायन बना, इस कार्बोकैटायन पे जाके ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक कर देगा, यहाँ से मेरे पास CH3 CHOH बनेगा और यहाँ पे CH3 बनेगा। और दूसरा माइनर प्रोडक्ट इसका वो बनेगा, अगर आप कार्बोकैटायन ये बना रहे हो, इधर की तरफ इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। इस केस में आपका प्रोडक्ट जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस केस में आपका प्रोडक्ट यहाँ पे CH3 CH2OH ये बन जाएगा। बट यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट होगा, ये माइनर प्रोडक्ट होगा। इसका मैकेनिज्म है कैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू होता है, वो मैंने आपको बताया। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ जाता है। अब ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन में हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक एल्कीन लेते हैं, उसकी रिएक्शन कराते हैं विद कोल्ड डाइल्यूट एक्वस, ये डाइल्यूट है यहाँ पे एक्वस KMnO4 है 273 केल्विन। तो जो मेरे पास है कोल्ड डाइल्यूट KMnO4 है 273 केल्विन लेते हैं हम, इसको हम बोलते हैं इस वाले रिएजेंट को बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको हम, बेयर्स रिएजेंट, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। सो दिस इज योर बेयर्स रिएजेंट। सो कोल्ड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एक्वस डाइल्यूट KMnO4 को हम बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। जब एल्कीन की रिएक्शन इसके साथ कराते हैं एट 273 केल्विन, तो यहाँ पे हमारे पास सिन एडिशन होता है, यहाँ पे हमारे पास डाइऑल बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो OH लग जाते हैं और सेम साइड पे लग जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम सिन एडिशन। और ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास
सॉरी, इसको हम क्या बोलते हैं, सिन एडिशन बोलते हैं, क्योंकि दोनों OH ग्रुप हमारे सेम साइड पे जाके लग गए, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बन गई हमारे पास, डाइऑल का फॉर्मेशन हो गया थ्रू सिन एडिशन। थ्रू सिन एडिशन यहाँ पे हमारे पास डाइऑल जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक KMnO4 की अब हमारे पास जो पहला था ये था डाइल्यूट KMnO4। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एसिडिक KMnO4 लिया। एसिडिक KMnO4 मतलब एसिड की प्रेजेंस में लिया। तो यहाँ पे अगर मैं इसी एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 की साथ करा दूं, बट ये KMnO4 डाइल्यूट नहीं है, ये एसिडिक है, तो इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तो एल्डिहाइड बन जाएगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब ये एल्कीन की जगह अगर मैंने ये वाली एल्कीन ली होती, राइट, मैंने ब्यूटूइन ली होती, यहाँ पे मेरे पास इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड यहाँ पे दो, यहाँ पे मेरे पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते, ठीक है। सो दिस इज एथेनोइक एसिड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होता है, इसके दो मॉलिक्यूल्स, इसके दो मोल्स बन जाते हैं। अगर मैंने इसका एक मोल लिया होता तो ये भी रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये आपके एग्जाम में वैसे पूछा नहीं जाएगा, इनकेस पूछ लिया तो आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पे एल्कीन्स की है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। अब ओजोनोलाइसिस में होता क्या है, सिंपली पहले एल्कीन लेते हैं, फर्स्ट इसकी रिएक्शन ओजोन के साथ कराते हैं, ओजोन के साथ रिएक्शन कराने के बाद यहाँ पे हमारे पास जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज ओजोन के साथ रिएक्शन कराना। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पे ये एक इंटरमीडिएट बनता है, इसको हम बोलते हैं ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे, ओजोनाइड बोलते हैं। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा होता है ओजोनाइड, ठीक है। तो ये मेरे पास ये वाला कार्बन है, तो एक ऑक्सीजन इधर लग जाता है, एक ऐसे जुड़ जाता है, एक की ऐसे जुड़ जाता है, इसको हम बोलते हैं इस इंटरमीडिएट को ओजोनाइड। क्या बोलते हैं इसको हम, ओजोनाइड। ये हमारे पास इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है। फिर जब हम इसकी, ये था फर्स्ट स्टेप, फिर हम जब इसकी रिएक्शन कराते हैं जिंक वाटर के साथ, दैट इज योर सेकंड स्टेप, जिंक वाटर। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे मेरे पास फाइनली यहाँ पे ये और ये बन जाता है हमारा। तो फाइनली आप याद रखोगे, जैसी एल्कीन होगी आपने, शॉर्ट में अगर मैं इसको बताऊं तो यहाँ पे किया क्या, मैंने कुछ नहीं किया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, यहाँ पे मेरे पास दो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स बन गए। तो ये इसका फाइनल यहाँ पे रिजल्ट है। तो जैसे मेरे पास दूसरी रिएक्शन है, इसमें मैंने क्या किया, सेम चीज की। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को ब्रेक कर दूंगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन इधर। तो फाइनल प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, एक तो वही बनेगा, ये एल्डिहाइड बनेगा, और साथ में यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास अब ये चीज यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन लगाए, आप याद रखना। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CHO बन जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे मैं इसकी रिएक्शन करा दूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड में ऐसे तोड़ दूंगा, एक ऑक्सीजन इधर, एक ऑक्सीजन हमारे पास इधर हो जाएगा। तो यहां पे मेरे पास क्या बनेगा, यहां पे मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास CH2 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 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे मेरे पास CHO बन जाएगा, और ये भी मेरे पास CHO बन जाएगा। तो ये मेरे पास ओजोनोलाइसिस रिएक्शन है। ये आपको इसमें से जो मैंने अभी तक पढ़ाई, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है इसके पूछे जाने की। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट आता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एल्कीन लेते हैं एट हाई टेम्परेचर प्रेशर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, इसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। TiCl4 प्लस Al C2H5 थ्राइस, इसको हम बोलते हैं जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जिगलर-नाटा कैटलिस्ट इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। तो जिगलर-नाटा कैटलिस्ट के साथ जब हम एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे हमारे पास जैसे मैं इथीन की रिएक्शन कराई है, तो यहाँ पे मेरे पास पॉलीमराइजेशन होके यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास मैंने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या
क्या हो जाएगा, पॉलीथीन बन जाएगा। इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे अगर ये होता CH2, यहाँ पे जगह नहीं बची है तो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे जाके ऐड कर देता हूँ। CH2, यहाँ पे CH3 होता, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CH3 होता, या ऐसे नहीं, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करा देता जिगलर-नाटक कैटलिस्ट के साथ, दैट इज हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर TiCl4 ये करा देता। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता, CH3 और यहाँ पे मेरे पास CH ये बन जाता। तो ये मेरे पास यहाँ पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। दिस इज योर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट है हाइड्रोजनेशन ऑफ। अब यहाँ पे हमने सारी रिएक्शंस ऑलमोस्ट यहाँ पे पढ़ ली है, केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स। अब हम यहाँ पे इनका जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एल्कीन्स को प्रिपेयर करने का तरीका या तो अल्काइन से बना सकते हो, या फिर अल्काइल हैलाइड से बना सकते हो, या फिर आप इनको वेसिनल डाइहैलाइड से बना सकते हो, या फिर आप इनको अल्कोहल से बना सकते हो बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन, राइट। तो ये हमारे पास इसमें 4 मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको मेनली यहाँ पे पढ़ने हैं। तो पहला हमारे पास है अल्काइन से बाय हाइड्रोजनेशन। तो मेरे पास एक अल्काइन है, अल्काइन की रिएक्शन मैंने कराई क्या, अल्काइन की रिएक्शन मैंने कराई, रिएक्शन क्या, मैंने अल्काइन की हाइड्रोजनेशन कराई दी, यानी कि H2 के साथ रिएक्शन कराया विद पैलेडाइज्ड चारकोल, दैट इज पैलेडियम एंड कार्बन। दिस इज कॉल्ड एज पैलेडाइज्ड चारकोल इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ इसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे लिंडलार रिएक्शन। तो अल्काइन की रिएक्शन, अल्काइन की हाइड्रोजनेशन हम कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडाइज्ड चारकोल, जिसको हम बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन को बोलते हैं लिंडलार रिएक्शन। नाउ यहाँ पे मेरे पास जो बनेगी एल्कीन, दैट विल बी ए सिस एल्कीन। सिस एल्कीन का मतलब जो मेरे पास एल्कीन में डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन है, इससे जुड़े हमारे पास सेम ग्रुप जो है वो सेम साइड पे होंगे, दैट इज अ सिस एल्कीन। इसको हम सिस एल्कीन बोलते हैं। इसको मैं आपको आगे भी समझाऊंगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। नाउ दिस इज अ सिस एल्कीन। वहीं पे अगर मेरी रिएक्शन यहाँ पे क्या हो जाए, इसकी रिडक्शन करा दी जाए अल्काइन की विद सोडियम इन लिक्विड NH3, दैट इज लिक्विड अमोनिया। तो Na लिक्विड NH3 के साथ अगर मैं अल्काइन की रिएक्शन कराऊं, यहाँ से एल्कीन बनेगी एंड दैट विल बी ए ट्रांस एल्कीन, दैट विल बी ए ट्रांस एल्कीन। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रांस एल्कीन बनेगी। अब ट्रांस एल्कीन का मतलब ये है कि जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड पे नहीं होंगे, वो अपोजिट साइड पे होंगे। तो अगर मेरे पास यहाँ पे R है तो यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन इधर है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन इधर नहीं लग के यहाँ पे हाइड्रोजन इधर लग जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा कि मेरे पास क्या हो गया, ट्रांस एल्कीन की फॉर्मेशन हो गई। तो मेरे पास एक यहाँ पे अल्काइन है, दैट इज ब्यूटुआइन। इसमें मैंने लिंडलार कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन करा दी तो सिस एल्कीन बनेगी। तो वो मेरे पास सिस एल्कीन बनेगी, एल्केन ही एल्कीन। तो यहाँ पे मेरे पास सेम ग्रुप सेम साइड पे होंगे सिस एल्कीन में। तो ये मेरे पास एक सिस एल्कीन है। और बर्च रिडक्शन, इस वाली रिडक्शन को हम यहाँ पे बर्च रिडक्शन बोलते हैं, NaNH3, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको, बर्च रिडक्शन। अब बर्च रिडक्शन अगर करा दी तो ट्रांस एल्कीन बन जाएगी, दैट इज NaNH3 के साथ रिएक्शन करा दी तो ट्रांस एल्कीन यहाँ पे बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ट्रांस एल्कीन बन जाएगी। यहाँ पे मेरे पास हाइड्रोजन ऐसे जुड़ा, ये ऐसे जुड़ा, तो ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस एल्कीन है, ये मेरे पास यहाँ पे ट्रांस एल्कीन है। सो दिस इज अ सिस एल्कीन और ये मेरे पास है ट्रांस एल्कीन। तो ये था मेरे पास प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम अल्काइन। सेकेंड मेरे पास है अल्काइल हैलाइड से। अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया RX से। तो ये मेरे पास क्या है, CH3 CH2X है। सो दिस इज अगेन एन अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को हम जनरली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब अल्काइल हैलाइड में R कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 दैट इज इथाइल ग्रुप है और यहाँ पे X लगा दिया। तो ये इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, इस वाले पे 3 हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, एक ऊपर एक नीचे, और इधर एक X दिखा सकता हूँ। तो ये मैंने पे यहाँ पे दिखाया है अल्काइल हैलाइड के साथ। अल्काइल हैलाइड से कैसे हम इसको प्रिपेयर करेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए
मैंने क्या किया, अल्कोहलिक KOH, इसको हम बोलते हैं हीटिंग विद अल्कोहलिक पोटाश। अब अल्कोहलिक पोटाश का मतलब होता है KOH डिसॉल्व्ड इन अल्कोहल। KOH इन अल्कोहल को बोलते हैं हम अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब आप अल्काइल हैलाइड को हीट करते हो, यहाँ पे हमारे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और बीटा 1 मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से आपकी एल्कीन बन जाती है। होता क्या है, यहाँ पे मैंने इसको हीट किया अल्कोहलिक KOH के साथ, यहाँ पे मेरे पास एल्कीन बन गई जिसमें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। नाउ मैकेनिज्म इसका क्या रहता है बीटा एलिमिनेशन का, तो ये भी मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास पहले तो जो ये हमारे पास अल्काइल ग्रुप जुड़ा है यहाँ पे लीव कर जाता है। क्या कर जाता है, लीव कर जाता है। तो ये अल्काइल ग्रुप यहाँ पे लीव कर जाता है। जब ये अल्काइल ग्रुप लीव करेगा यहाँ से, इलेक्ट्रॉन पेयर को ले जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकैटायन बन जाएगा। और जो लिविंग ग्रुप हमारे पास निकला है, इस लिविंग ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो ये है, इसको हम यहाँ पे बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इसके एडजेसेंट जो यहाँ पे जुड़ा है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे बीटा कार्बन। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे अल्फा कार्बन है, ये मेरे पास बीटा कार्बन है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, कार्बोकैटायन बन गया। अब मेरे पास यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकल गया। मेरे पास यहाँ पे KOH है, KOH एक बेस है और बेस का काम है हमारे पास OH डोनेट करना। तो बेस हमारे पास क्या करेगी, हमेशा OH डोनेट करेगी। तो OH माइनस क्या करेगा, जो ये बीटा कार्बन है इसका ये हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो ये H प्लस यहाँ पे लीव कर जाएगा और ये इसको रिमूव कौन कर रहा है, यहाँ से बेस का OH रिमूव कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एक तो यहाँ पे मेरे पास ये बचेगा। अब इसका जो बॉन्ड है ये इसके साथ यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास फाइनली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा। तो फाइनली ये जो चीज यहाँ पे मेरे पास बनी है, ये दिस इज नथिंग बट एन एल्कीन। ये एल्कीन ही तो है। तो यहाँ पे हमारे पास बीटा एलिमिनेशन, दैट इज बीटा 1 एलिमिनेशन इसको बोलते हैं। इसके थ्रू जब आप क्या करते हो, अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन KOH के साथ कराते हो, अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कराते हो उसको, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है एल्कीन। होप आपको ये भी समझ में आया होगा। इसको हम बोलते हैं बीटा 1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हो, दिस इज योर बीटा 1 एलिमिनेशन। ठीक है, तो ये बीटा 1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्शन हो रही है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपका वेसिनल डाइहैलाइड से इसको आप कैसे प्रिपेयर करोगे। ये रिएक्शन भी आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। वेसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है एल्केन के दो एडजेसेंट कार्बन पे दोनों पे हैलोजन ग्रुप लगे हुए हैं, इसको बोलते हैं हम वेसिनल डाइहैलाइड। और दूसरा होता है जेमिनल डाइहैलाइड। जेमिनल डाइहैलाइड का मतलब CH3 CH दो हैलोजन दोनों सेम कार्बन आइटम पे लगे होंगे, इसको बोलते हैं जेम डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, इसको बोलते हैं वेसिनल डाइहैलाइड। और वेसिनल डाइहैलाइड की रिएक्शन आप जिंक मेटल के साथ करा दो तो यहाँ पे एक एल्कीन बनती है और साथ में ZnX2 ये निकल जाता है। इसी को मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो मेरे पास जैसे CH2 Br है, यहाँ पे भी Br है। इसकी रिएक्शन मैंने जिंक मेटल के साथ कराई तो आपको पता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ZnBr2 ये बन जाएगा। तो दिस इज प्रिपरेशन फ्रॉम वेसिनल डाइहैलाइड। इसी तरह हम यहाँ पे लास्ट में क्या करते हैं, अल्कोहल से भी एल्कीन को प्रिपेयर कर सकते हैं बाय एसिडिक डिहाइड्रेशन। ये भी हमारे पास बीटा एलिमिनेशन से होती है और बीटा एलिमिनेशन ये कौन से बीटा 1 मैकेनिज्म से होती है, बीटा 1 एलिमिनेशन। तो यहाँ पे मेरे पास क्या किया मैंने, एसिडिक डिहाइड्रेशन कर दिया अल्कोहल का। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा किसका, एल्कीन का। तो शॉर्ट में अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकल रहा है और एल्कीन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये तो मेरे पास इन शॉर्ट हो गया, बट इसका डिटेल्ड मैकेनिज्म अगर आप मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मेरे पास CH3 CH2 OH है, ये रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट H2SO4 के साथ। अब डाइल्यूट H2SO4 में मेरे पास क्या है, डाइल्यूट H2SO4 में मेरे पास एक तो H प्लस है और मेरे पास ये है वाटर है। तो H प्लस हमारे पास एसिड से आ रहा है और वाटर तो मेरे पास है ही यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मेरे पास डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक डिहाइड्रेशन, तो ये मेरे पास H प्लस है, ये जाके इस पर अटैक कर देगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2, यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ये यहाँ से लीव कर जाएगा, ये लोन पेयर को लेके यहाँ से भाग जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3
CH2 इससे पॉजिटिव चार्ज आएगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे निकल गया है। अब जो मेरे पास यहाँ पे CH3 CH2 है, इसमें मेरे पास वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, उस वाटर मॉलिक्यूल के पास अपना OH माइनस है, दैट इज वाटर क्या है, एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड भी है, बेस भी है, तो ये अपना OH माइनस डोनेट करेगा। वो OH माइनस क्या करेगा, जो ये बीटा कार्बन है इससे एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर देगा, इस बीटा कार्बन से अपना एक हाइड्रोजन यहाँ पे रिमूव कर देगा। जब ये हाइड्रोजन रिमूव कर देगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे पास ये कुछ ऐसा बनेगा CH2 प्लस, और यहाँ पे मेरे पास ये बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा और यहाँ पे मेरे पास फाइनली जो हम एल्कीन बनाते हैं, जैसा मैंने ऊपर आपको दिखाया था, यहाँ पे मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल प्रोडक्ट। थ्रू बीटा एलिमिनेशन आपने क्या कर दी, एल्कीन बना दी अल्कोहल से, जैसे अल्काइल हैलाइड से बनाई थी, तो कुछ वैसा ही यहाँ पे भी हमारा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लास्ट टॉपिक अपना देखते हैं अंडर एल्कीन्स, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन मैंने आपको आइसोमेरिज्म जब मैंने आपको GOC पढ़ाया था वहाँ पे बताई थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आइसोमेरिज्म जो होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट, दैट इज डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड। तो दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज it arises due to different spatial arrangement of atoms, groups या फिर molecules around द डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट, डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट की वजह से जो आइसोमेरिज्म होगा उसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। जैसे मेरे पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए इससे दो ग्रुप जुड़े हैं, एक ग्रुप X है एक Y है, तो यहाँ भी एक हमारे पास X होना चाहिए, एक Y होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर सेम ग्रुप सेम साइड है, तो अगर यहाँ पे सेम ग्रुप्स सेम साइड पे है, जैसे मेरे पास X क्या है, सेम ग्रुप है, दोनों सेम साइड पे है डबल बॉन्ड की, सेम साइड ऑफ डबल बॉन्ड पे है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे सिस आइसोमर। वहीं पे अगर मेरे पास जो सेम ग्रुप्स है वो डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे है, राइट, तो यहाँ पे सेम ग्रुप जैसे मेरे पास ये है, ठीक है, तो सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड है, डबल बॉन्ड की अपोजिट साइड सेम ग्रुप्स है, तो इनको हम बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे ट्रांस आइसोमर, और इसी आइसोमेरिज्म को हम बोलेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विच इज अराइजिंग ड्यू टू डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द ग्रुप्स अराउंड द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो जैसे मेरे पास यहाँ पे ये है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इस पे यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप लगा है, एक यहाँ पे इस पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर है एक हाइड्रोजन इधर है, तो या तो ये ले लो या फिर ये ले लो। तो मिथाइल ग्रुप सेम ग्रुप है सेम साइड पे है, या हाइड्रोजन सेम ग्रुप है सेम साइड पे है, तो इसको बोलेंगे हम सिस आइसोमर, ठीक है, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे क्या बोलेंगे, सिस आइसोमर। यहाँ मेरे पास यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसको आप क्या बोलोगे, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे है, तो इसको आप बोलोगे यहाँ पे ट्रांस आइसोमरिज्म या ट्रांस आइसोमर, क्या बोलोगे, ट्रांस आइसोमर। अब एक और चीज मुझे आपको यहाँ पे बतानी है कि सिस और ट्रांस आइसोमर की जब हम बात करते हैं, तो जो मेरे पास सिस आइसोमर्स होते हैं, ये मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, नया पेज ऐड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको ये मैं आपको यहीं पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास जो जनरली सिस आइसोमर होता है, ये मेरे पास क्या होता है, ये पोलर होता है। सिस आइसोमर इज जनरली पोलर इन नेचर। क्यों पोलर है नेचर में, क्योंकि ये मेरे पास जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर मैं इसमें डाइपोल मोमेंट्स देखूं, इसमें अगर मैं डाइपोल मोमेंट्स को चेक करूं, जैसे मेरे पास ये डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये होगी, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इसकी हमारे पास डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी,
तो नेट डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन मेरे पास इसका इधर आएगा, इसका इधर आएगा। हाइड्रोजन एटम्स का डाइपोल मोमेंट इसका इधर होगा, इसका इधर होगा। तो इन दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट एक इधर है, एक इधर है, तो इसका रिजल्टेंट इधर आएगा, इसका रिजल्टेंट इधर आ जाएगा। अब ये डाइपोल मोमेंट इससे बड़ा है तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो जो मेरे पास जिस चीज का डाइपोल मोमेंट होगा वो चीज पोलर होती है, तो ये हमारे पास पोलर होंगे सिस आइसोमर्स। बात करें हम ट्रांस आइसोमर्स की, तो इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्या होता है? डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट अपोजिट है। तो ये इधर है, ये इधर है, तो एक डाइपोल यहाँ पे इधर है P, एक डाइपोल इधर है यहाँ पे P 180 डिग्री पे है, तो नेट ये दोनों कट जाएंगे। इसी तरह मेरे पास इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो ये डाइपोल मोमेंट इधर, ये डाइपोल मोमेंट इधर, 180 डिग्री पे है दोनों P डैश, ठीक है, ये भी कट जाएंगे। तो नेट डाइपोल मोमेंट यहाँ पे मॉलिक्यूल का जीरो हो जाएगा, और जीरो डाइपोल मोमेंट वाले मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं कि ये नॉन पोलर है। सो ट्रांस आइसोमर्स आर ऑलवेज नॉन पोलर, और जो चीज नॉन पोलर होगी वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगी और वाटर में इनसॉल्युबल होगी, और ये वाला जो हमारे पास है वाटर सॉल्युबल होगा। थोड़ा बहुत होगा, उतना नहीं होगा, बट इसके कंपैरिजन में ये वाटर सॉल्युबल होगा। तो दैट इज योर जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसी तरह मैंने यहाँ पे आपको चेन आइसोमेरिज्म भी पढ़ाया था। तो चेन आइसोमेरिज्म यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे एल्कीन्स में मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम मैंने आपको बताया था। जियोमेट्री चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कितने होने चाहिए? मिनिमम आपके 5 कार्बन एटम्स होने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 है। तो इसका चेन आइसोमेरिज्म मुझे करना है। चेन आइसोमेरिज्म में मैं क्या करूंगा? पहले मैं क्या करूंगा? चेन को छोटा कर सकता हूं। तो यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये 4 चेन होगी, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो? इस मिथाइल ग्रुप को शिफ्ट कर सकते हो और आगे। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 ये बन सकता है, और आप मिथाइल ग्रुप को कहीं और पे नहीं लगा सकते, तो वो फिर से वही हो जाएगा। इसके अलावा और आप यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन को शिफ्ट कर सकते हो, दैट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास यहाँ पे बन सकता है। और इसमें आप ये कर सकते हो कि CH3 इसको उठा के इधर लगा दो, तो यहाँ पे मेरे पास CH3 डबल बॉन्ड CH3 ये बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास ये बन जाएगा। तो ये मेरे पास इसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स है, ठीक है। तो ये मेरे पास इसके पॉसिबल चेन आइसोमर्स है। सॉरी, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में कि मिनिमम कार्बन एटम्स 5 होने चाहिए, तो मिनिमम कार्बन एटम 5 नहीं 4 होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो मिनिमम कार्बन एटम 4 होने चाहिए चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए। तो CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। एक तो मैं यही बना सकता हूँ, दूसरा मैं यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो ये मेरे पास 5 कार्बन एटम के लिए पॉसिबल आइसोमर्स है। ये मेरे पास एल्कीन में 4 कार्बन एटम के लिए पॉसिबल आइसोमर्स है। अगर 3 कार्बन होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसमें और कोई आइसोमर पॉसिबल है ही नहीं कि आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे ये कर सकते हो। तो दीज टू थिंग्स आर वन एंड द सेम थिंग्स। तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म चेन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए एल्कीन में मिनिमम कार्बन नंबर 4 होने चाहिए, और 4 कार्बन नंबर में हमारे पास यहाँ पे कितने आइसोमर बनते हैं? यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोमर बनते हैं। 5 कार्बन में हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 आइसोमर्स बन जाते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की सॉल्व्ड एग्जांपल है जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा एल्कीन्स के बारे में। तो ये था आपका एल्कीन। अब नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा दैट विल बी योर अल्काइंस, ठीक है।